हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये आपका जेई मेन का जो 4 सितंबर का इवनिंग का शिफ्ट का जो पेपर था उसके वीडियो सॉल्यूशन का वीडियो है। और इसमें जो क्वेश्चंस है वो स्टूडेंट्स की मेमोरी पे बेस्ड है, तो क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है ओरिजिनल जो पेपर फाइनली रिलीज होगा और अभी जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे जिनके सॉल्यूशन देखने वाले हैं थोड़ा बहुत चेंजेस उनमें आ सकता है। बट अभी तक हमारे पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनके हम सॉल्यूशन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उस फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें दो डिस्क दिए है और एक डिस्क का जो रेडियस उन्होंने बोला है आपको, फर्स्ट वाली जो डिस्क है उसका रेडियस उन्होंने आर बोला हुआ है और जो सेकंड वाली डिस्क है उसका रेडियस उन्होंने, जैसे मान लो आपके पास अगर डिस्क है एक का रेडियस आर है और एक और डिस्क उन्होंने कंसिडर किया और उन्होंने आपको ये भी बोला कि दोनों डिस्क की जो थिकनेस है वो भी सेम है। सपोज तो मैं इनको कुछ थिकनेस दे रहा हूँ, तो इसकी थिकनेस अगर मैंने बोला टी है तो ये वाली जो डिस्क है इसकी भी जो थिकनेस है वो टी ही है, बट इसकी जो रेडियस है वो उन्होंने आपको दिया हुआ है अल्फा टाइम्स ऑफ आर। अब इन दोनों की सेंटर से पास होने वाले जो एक्सिस है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बोल रहा हूँ I1 और I2, और क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये I1 और I2 का रेशियो दिया हुआ है, हमें ये गिवन है, गिवन इज I1 अपॉन I2 इज 1/16। ये चीज उन्होंने हमें दे दिया। तो सबसे पहले हम इनके मासेस बोल रहे हैं, मैं बोला इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और सपोज जो डेंसिटी है, अच्छा यहाँ पे डिस्क की उन्होंने हमें थिकनेस दिया तो हमें डिस्क का वॉल्यूम कंसीडर करना होगा। सो हम ये बोल रहे हैं कि जो डेंसिटी है, सपोज मास डेंसिटी वो रो है। सो अगर आप m1 की वैल्यू लिखें, सो m1 विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एरिया तो हो गया पाई आर स्क्वायर और थिकनेस है t। सिमिलरली m2 अगर आप लिखना चाहें, सो दिस विल बी रो इनटू पाई, रेडियस इसकी अल्फा इनटू आर है, सो अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू थिकनेस t। यहाँ से आप m1 m2 में रिलेशन बता सकते हो कि m1 अपॉन m2 अगर सपोज हम कैलकुलेट करें, सो ओवरऑल अल्फा पाई आर स्क्वायर सारे फैक्टर t कैंसिल होंगे और ये वैल्यू हमें मिलेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो इसका यूज हम कर सकते हैं। अब हमें ये जो गिवन रेशियो है इसका हम यूज कर रहे हैं। सो I1 है I1 अपॉन I2, मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो I1 जो होगा डिस्क का सेंटर से एक्सिस पास करता है तो होता है mr स्क्वायर अपॉन 2। सो आई राइट m1 इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अपॉन m2 इनटू इसका जो रेडियस है अल्फा इनटू r है, सो अल्फा स्क्वायर इनटू r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ओवरऑल आपका 2 से 2 r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, हमें ये मिलेगा m1 अपॉन m2 इंटू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और m1 अपॉन m2 है वो भी आपका 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है। सो ओवरऑल ये वैल्यू में लिखना 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 और ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 1 अपॉन 16। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 2, और यही आपका फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बस मासेस का रेशियो भी हमें देखना था। मासेस सेम नहीं है, दोनों के मासेस में चेंजेस आएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने आपको क्या बोला कि आपके पास एक वॉल है और एक कार है जो कि आपकी वॉल की तरफ मूव कर रहा है सपोज किसी स्पीड v से, और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में बोल रहा है f0 और क्वेश्चन में उसकी जो वैल्यू उन्होंने दिया है वो दिया हुआ है 420 हर्ट्ज। फिर यहाँ से वेव जो है वो सबसे पहले इस वॉल से रिफ्लेक्ट हुआ और फिर वापस जब इसके पास गया तो फिर इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया ना, उसको मैं f बोल रहा हूँ, वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 490 हर्ट्ज। तो फिर उन्होंने हमसे इस कार का स्पीड पूछा है। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले हम कार को ऑब्जर्वर मानेंगे, वॉल को रिसीवर मान के, जो सोर्स है बेसिकली सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वाला केस, फिर हम वॉल को सोर्स मानेंगे, इसको ऑब्जर्वर मानेंगे, और इस बार सोर्स स्टेशनरी है और जो ऑब्जर्वर है वो वॉल की तरफ मूव कर रहा है, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। इससे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है उसका एक्सप्रेशन हमें मिलता है c प्लस वी अपॉन c माइनस वी इंटू f0। ये जो c प्लस वी है आपका, ये तो आपका सोर्स मूवर है, c माइनस वी है तो ऑब्जर्वर जब पास में आए तो वो वाले केसेस हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हुआ दैट इज 490, जो हमें स्पीड ऑफ साउंड दिया वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ 330 प्लस वी डिवाइडेड बाय 330 माइनस वी इनटू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी था दैट इज 420। अब इस इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल आपका स्पीड v है, इस v को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25.4 मीटर्स पर सेकंड के अराउंड आता है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 91 किलोमीटर्स पर आवर भी लिख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर होगा 91 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में उन्होंने जो सेटअप हमें दिया, मैं पहले उसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास 3 इनपुट सेट है A, B और C।
और उनको हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। दोनों इनपुट यहाँ पे आपके ये, इसमें दोनों इनपुट आपके बी है और यहाँ पे दोनों जो इनपुट है वो आपके सी हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सेटअप है ना, ये हमारा बिहेव करेगा एक नॉट गेट की तरह। दैट मीन्स इसका जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी नॉट, दिस विल बी बी नॉट एंड दिस इज सी नॉट। फिर ये तीनों आपने इनपुट लिया यहाँ पे, और ओवरऑल मैं बोलूंगा ये जो y होगा हमारा, ये इसके जो इनपुट्स है उनका नॉट होगा। सो ओवरऑल आई विल राइट y एज दिस, और यहाँ से हमें ओवरऑल जो y मिलेगा दैट विल बी a डॉट b डॉट c। सो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस होल सेटअप, द होल सेटअप behaves like AND गेट, और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने हमें एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में हमारे पास एक 90 ओम का रजिस्टर है और एक 10 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे हमारे पास 110 ओम का एक रजिस्टर है, और एक हमारे पास 90 ओम का रजिस्टर है। और इस पूरे सर्किट को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो उन्होंने दिया हुआ है 40 वोल्ट्स। इस पॉइंट को वो ए से डिनोट किया, इस पॉइंट को बी से, और क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो देखो, मैं सर्किट में बोल रहा कि सपोज यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, 0 वोल्टेज से, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 40 वोल्ट। अब आप एक बार सिर्फ ये वाली ब्रांच देखो, देखो इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो करेगा I1, इसमें कुछ I2। हमें इस ब्रांच से अभी इतना मतलब नहीं है, क्योंकि मैं वही बोल रहा कि ये जो है ना आपके 90 और 10 ओम ये दोनों सीरीज में है। तो आप सिर्फ अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए तो मैं सिर्फ इस ब्रांच को यहाँ पे देख रहा हूँ। आप ये मान लो कि यहाँ पे सपोज पोटेंशियल कितना है x, तो जितना करंट इससे फ्लो करेगा वही करंट इससे फ्लो होना चाहिए। I1 तो इस अपर ब्रांच से ही क्रॉस करेगा, या फिर जंक्शन लॉ आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। सो लाइट x माइनस 40, दिस इज v डिवाइडेड बाई 90 प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ओवरऑल आप यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 10 से ओवरऑल कैंसिल होकर विल गेट x माइनस 40 अपॉन 9 प्लस x इक्वल्स टू 0। 9x हो गया, वो 10x हो गया। सो ओवरऑल यहाँ से हमें मिलेगा 10x इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स x की वैल्यू हमें कितना मिल गया 4 वोल्ट्स। तो हमें जंक्शन का पोटेंशियल पता चल गया, ये 4 वोल्ट्स है। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखो VA माइनस VB ओवरऑल दैट विल बी 40 माइनस 4, एंड ये आंसर आपको मिलेगा 36 वोल्ट्स। अब ये क्वेश्चन आप और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों सीरीज में है, सेम करंट फ्लो करेगा, तो जो पोटेंशियल का रेशियो होगा वो करंट के मतलब रेजिस्टर्स के इनवर्स रेशियो में होगा। वहां से भी आप ये सारी चीजें बता सकते हो। अल्टीमेटली इसमें आप करंट बोलोगे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 है, सो V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2। वहां से V1 V2 में एक रिलेशन आएगा, और V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 40। तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप देख के। अदरवाइज जंक्शन लॉ का यूज करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जंक्शन का हमने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया और हमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। सो जो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें एक सर्किट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं सर्किट एक बार यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। उन्होंने सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू हमें दे दिया, और इस पूरे सर्किट को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 8 वोल्ट्स, और हमसे इस 4 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पूछ रहे हैं। तो पहली बात देखो, ये सर्किट देखने में काफी बड़ा लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, बट किसी भी चीज को करने की कुछ जरूरत नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे बोला 0 वोल्ट है, यहाँ पे कितना आएगा 8 वोल्ट्स, यहाँ पे आपका 0 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका इस जंक्शन पे आ गया 8 वोल्ट्स। अब ये जो ब्रांच है ना 4 ओम वाली, इस ब्रांच को अगर आप देखो तो इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये वाला ब्रांच इसके ऊपर से आ रहा है, मतलब इस टोटल ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखो अल्टीमेटली इस 4 ओम से अगर करंट आई जाएगा तो वो पूरा IEC के क्रॉस करेगा। अगर यहाँ पे ज्वाइन होते तो शायद हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता, बट यहाँ पे तो सेम करंट फ्लो करेगा। ये दोनों 4 ओम और 4 ओम क्या हो गए सीरीज में। अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन है कुछ ऐसा है, 4 ओम ये है आपका 4 ओम, ये है 4 ओम, यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे आपका 8 वोल्ट है, और हमसे इसमें करंट पूछा है। दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ गया 8, और अगर करंट मेरे को पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो 8, सो 8 अपॉन 8, और ओवरऑल हमें यहाँ से जो करंट है उसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 एम्पियर, और यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।
ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें फोर्स वर्सेस जो डिस्प्लेसमेंट बोल पोजीशन बोल दो उसका ग्राफ उन्होंने हमें दे दिया, और इस ग्राफ का वेरिएशन उन्होंने कुछ ऐसा रखा है। यहाँ पे आपका फोर्स था 200 न्यूटन, यहाँ पे आपका फोर्स है 100 न्यूटन, ये है 15 मीटर्स और ये है 30 मीटर्स। तो अगर कभी भी हमें फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देते हैं और हमसे वो वर्क डन पूछ रहे पूरा 0 से 30 तक का, तो फिर हमें सीधा सीधा क्या निकालना होगा, वर्क डन जो होगा वो हमारा सीधा हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो ये इसका एरिया अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो ये कितना, ये हाइट है 200 और ये है 15, सो 200 इंटू 15, प्लस यहाँ पे इसका अगर आप लिखना चाहो ये हाइट है 100 और ये है 15, सो 100 इंटू 15, प्लस इस ट्रायंगल का और हमें लिखना होगा, सो बेस इज 15, हाइट इज 100, सो हाफ इंटू बेस इज 15 इंटू हाइट इज 100. So overall this will be 3000 plus 1500 and plus 750, और इससे हमें हमारा जो टोटल वर्क डन मिलेगा दैट विल बी 5250 जूल। तो यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो सिंपली आपको सिर्फ जो ग्राफ दिया गया था उसके एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना था और उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5250 जूल्स। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने हमें ये बोला कि आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस का C नॉट है और आपने इसको V नॉट पोटेंशियल तक चार्ज किया। उसकी वजह से मैंने बोला सपोज इस पे चार्ज आ गया Q नॉट, तो Q नॉट की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो C नॉट इंटू V नॉट। अब आपने इस चार्ज कैपेसिटर को क्या किया, C नॉट कैपेसिटर को हमने एक दूसरे कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस जो है वो आपका C नॉट अपॉन 2 है, इससे कनेक्ट कर दिया। चार्ज था इनिशियली इस पे चार्ज Q नॉट था और इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करेंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और फाइनली मैंने बोला सपोज इस पे चार्ज आया Q1 और इस पे चार्ज आ गया Q2। पहली चीज अगर आप इस कैपेसिटर की ये प्लेट और ये प्लेट पे देखें तो इनिशियली इस पे Q नॉट था, इस पे 0 था और इन दोनों प्लेट का और किसी से कुछ कनेक्शन नहीं, तो टोटल चार्ज Q नॉट ही रहेगा। अब इस पे Q1 और इस पे Q2 है तो आप बोलेंगे Q1 प्लस Q2 है, वो किसके बराबर है, Q नॉट के। ऑल्सो दोनों पैरेलल में है, सो Q1 अपॉन C नॉट इक्वल्स टू Q2 अपॉन C नॉट अपॉन 2, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से अगर आप देखो पहली बात आपको मिलेगा Q1 is twice of Q2, Q1 is twice of Q2 and Q1 plus Q2 is Q naught। यहाँ से आप Q1 Q2 की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दोगे, Q1 will be 2 Q naught by 3 and your Q2 will be Q naught upon 3। तो हमें फाइनली दोनों पे चार्ज पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया लॉस, तो हमारे को ये पता है कि इनिशियली जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो आप कितना लिख सकते हो, हाफ C नॉट इंटू V नॉट का होल स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड एनर्जी और लिख रहा हूँ, सो दोनों में स्टोर्ड एनर्जी रहेगा तो देखो हाफ C नॉट और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप लिख लोगे Q1 अपॉन C नॉट। Q1 की वैल्यू ये रहा, Q1 को आप C नॉट से डिवाइड करेंगे और Q नॉट की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो C नॉट V नॉट। C नॉट से C नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आपको मिलेगा 2 V नॉट बाई 3। तो इतनी एनर्जी इसमें स्टोर है, इसमें भी एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें सेम ही है, सो मैं लिख रहा हूँ हाफ इंटू C नॉट बाई 2 इंटू 2 V नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ पे आपको मिलेगा 4 V नॉट स्क्वायर बाई 9, यहाँ पे भी मिलेगा 4 V नॉट स्क्वायर बाई 9। ओवरऑल इसमें सब कुछ कॉमन है, C नॉट प्लस C नॉट बाई 2 को आप लिख लेंगे हाफ ऐसे ही, C नॉट और ये C नॉट बाई 2 आपका हो गया 3 C नॉट बाई 2 इंटू आपको मिलेगा 4 बाई 9 V नॉट स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल ये वैल्यू मिलेगा 1 बाई 3 C नॉट V नॉट स्क्वायर। सो हमारी फाइनल स्टोर एनर्जी इतना है, इनिशियल स्टोर एनर्जी इतना था। अब मेरे को लॉस फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यही करेंगे, लॉस अगर आपको निकालना हो तो इनिशियल स्टोर एनर्जी में से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि फाइनली थोड़ा कम स्टोर हुआ है, मतलब कुछ पार्ट क्या हो गया लॉस, तो हमें सिर्फ इनका डिफरेंस लेना होगा। सो वी हैव हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इनिशियली, फाइनली वी हैव 1 बाई 3 C नॉट V नॉट स्क्वायर और 1/2, दिस विल गिव यू 1/6 C नॉट V नॉट स्क्वायर। ये आपका लॉस हो गया। सो यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का कि ओवरऑल इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी का हमें लॉस हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो यहाँ पे उन्होंने हमें एक शीट दे दिया, रेक्टेंगुलर शीट दिया है। इसकी ये साइड लेंथ उन्होंने 80 सेंटीमीटर बोला है, ये साइड लेंथ 60 सेंटीमीटर
और 2 पॉइंट उन्होंने दे दिए, सेंटर को उन्होंने बोला है O, और ये जो कॉर्नर वाला ये पॉइंट है इसको बोला है O डैश, और उन्होंने हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया O डैश और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट O से पास करने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है ये रेशियो उन्होंने पूछा है। अच्छा यहाँ पे ना देखो हमें रेशियो पूछा गया है तो एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं, हमें रेशियो से काम हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज ये वाला जो लेंथ है आप ये बोल दो L1 है और ये जो लेंथ है ये आपका कितना है L2 है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो इसका मास कितना है m। सो आप अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट लिखना चाहो तो हम इस O के अबाउट इस एक्सिस को लिखने के लिए एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये कंसिडर करेंगे। इसके अबाउट L1 स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट L2 स्क्वायर बाई 12, और ये हमें मिलेगा L1 स्क्वायर अपॉन 12 प्लस L2 स्क्वायर बाई 12। इन दोनों का जो सम होगा एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो हमें इस एक्सिस के अबाउट दे देगा। सो ये हमारा IO हो गया। सिमिलरली अगर मैं I अबाउट O डैश लिखना चाहूँ तो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ परपेंडिकुलर, तो मैंने एक एक्सिस ये चूज किया और एक एक्सिस ये वाला चूज किया। इस एक्सिस के अबाउट आपका L1 स्क्वायर बाई 3, इस एक्सिस के अबाउट L1 स्क्वायर बाई 3 प्लस L2 स्क्वायर बाई 3। अब ओवरऑल अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ ना IO डैश अपॉन IO, सो दिस अपॉन दिस, सो यहाँ पे आप है ना जैसे अगर दिस अपॉन दिस कर रहे तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, देखो m इंटू L1 स्क्वायर प्लस m इंटू L2 स्क्वायर divided by 3 whole divided by m into L1 स्क्वायर प्लस m into L2 स्क्वायर divided by 12। ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर आप वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहो सो विल हैव 1/3 अपॉन 1/12, और यहाँ से जो आपको आंसर आपका मिलेगा दैट विल बी 4। अगर वो आपसे IO डैश अपॉन IO पूछ रहे हैं तो हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा। ओके सो यहाँ पे उन्होंने हमें पहले तो क्या दिया है, मैं बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा कि हमारे पास 2 क्रॉस सेक्शनल ट्यूब है, ये आपस में एक वॉल से कनेक्टेड है और दोनों तरह की जो दोनों साइड की जो ट्यूब है वो आइडेंटिकल है, मतलब इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैं A बोल रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है इनका वो दोनों का सेम है। और हमने क्या किया, इस साइड एक लिक्विड फिल किया जिसकी हाइट x1 है और इस तरफ सेम लिक्विड आपने फिलअप किया है और ये जो हाइट है ये x2 है, डेंसिटी रो है आपकी। और अब आपने क्या किया, आपने ये वॉल खोल दिया। जैसे ही आपने ये वॉल खोला ना फाइनली ये जो दोनों साइड हुआ ना, दोनों जो ट्यूब्स हुआ आपने ओपन कर दिया जब वॉल, सो फाइनली इनमें जो हाइट रहेगा ना पानी की वो हमारा जो लिक्विड है वो सेम हो जाएगी। मैंने बोला इसमें हाइट L है तो इसमें भी हाइट कितनी है L। तो पहली चीज आप ये बता सकते हो कि जैसे आपने वॉल ओपन किया प्रेशर में डिफरेंस था तो इधर से इधर लिक्विड फ्लो करेगा और फाइनली जो लेंथ आएगी लिक्विड की दोनों कॉलम में वो सेम आएगी। सो यहाँ पे देखो टोटल लेंथ कितनी है लिक्विड की 2L और वो है x1 प्लस x2, तो टोटल लेंथ तो सेम ही रहेगा बिकॉज एरिया आपका सेम है। यहाँ से आप ये बता सकते हो कि फाइनली दोनों ट्यूब्स में जो लेंथ होगा वो कितना रहेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब मैं इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने हमसे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस बॉडी का मैं मास लिख रहा हूँ, इसका पूरा मास हम इसके सेंटर पे मानेंगे जिसकी हाइट ग्राउंड से कितनी हो गई x1 अपॉन 2। सो मास हो गया रो A इंटू x1, A इंटू x1 आपका वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी ये मास हो गया mg, और आपकी जो हाइट है वो कितनी है x1 अपॉन 2। सिमिलरली इसका अगर लिखना चाहो तो मास हो गया रो A इंटू x2 g, और इसकी हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की x2 बाई 2, सो x2 बाई 2। सो ये mgh हमने दोनों का लिख लिया। यहाँ से इसको आप थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। यू कैन राइट दिस एज रो Ag इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें लिखना हो तो मैं एक तरफ का लिख रहा हूँ, दूसरे वाले का सेम होगा तो मैं 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ। इसका अगर आप लिखना चाहो रो A हाइट है L की वैल्यू कितनी है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये तो हमारा मास हुआ इंटू g, और जो हाइट होगी जिस पे हो ये होगा तो सेंटर ऑफ मास L बाई 2 पे होगा, L ये है इसका बाई 2, सो ये मिलेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो थोड़ा कर सकते हो, इस 2 से तो ये 2 का फैक्टर कैंसिल आउट कर दो और ये आपको मिलेगा रो Ag x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। अब मेरे को अगर लॉस निकालना है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो मैं लिखूंगा इनिशियल माइनस फाइनल।
सो विल हैव दिस माइनस दिस, रो ए जी वाला फैक्टर तो कॉमन है दोनों में, तो वो मैं कॉमन ही लिख देता हूँ एक बार के लिए। हमें यहाँ से मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 होल डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे देखो एलसीएम आप लोगे 4, इधर आएगा 2 का फैक्टर 2x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर में से ये चीज सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें ओवरऑल डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, जिसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सो ओवरऑल जो हमें फाइनल हमारा आंसर मिलेगा ना लॉस का, दैट विल बी रो ए जी, यहाँ पे x1 माइनस x2 का हो गया होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था 4। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये बोला कि हमारे पास एक कॉइल है, इसका उन्होंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया 0.8, और इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और जो फील्ड है उसकी वैल्यू उन्होंने आपको दे दिया 4 टेस्ला, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका और फील्ड है इनके बीच का जो एंगल है ना थीटा, वो उन्होंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया 60, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी उन्होंने आपको दे दिया दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब ये कॉइल, जैसे आपने कॉइल को अगर इस पोजीशन में रखा तो कॉइल पे टॉर्क लगेगा डेफिनेटली, और कॉइल रोटेट होगा, और वो बोल रहे हैं कि जब ये कॉइल अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंचा, अच्छा फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो कॉइल है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो फील्ड है इनके बीच का एंगल 0 होना चाहिए, ये हमें पता है। तो फिर इस पोजीशन में जब ये जाएगा फाइनली, तो फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो दैट विल बी माइनस ऑफ एम बी इनटू कॉस थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60। यहाँ से आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस ऑफ एम इज 20 इनटू फील्ड इज 4 इनटू कॉस 60 इज हाफ ओनली, सो दिस इज माइनस 40। सिमिलरली अब मैंने मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट किया, सो दैट विल बी माइनस ऑफ एम बी इनटू कॉस 0, so this will be minus of m into b, और m है आपका 20, b है 40, so this will be minus of 80। अब मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर रहा हूँ कि जो वर्क डन है इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो 0 ही थी, वर्क डन को आप लिख सकते हो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सो इनिशियल इज माइनस 40, इसमें से आप माइनस 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस 40 minus of minus 80 is half, and the value of I, moment of inertia उन्होंने कितना दिया हुआ 0.8 into omega square, so this value will be 40, this is 0.4, so यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर है उसका वैल्यू मिलेगा 100, और जो ओमेगा है ओवरऑल इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 रेडियंस पर सेकेंड, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बोला कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है, आपने इसको रिलीज किया, मतलब ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे ही था, और आपने इसको एक ऐसे फील्ड में रिलीज किया जिस फील्ड का वेरिएशन उन्होंने आपको दिया हुआ है E इक्वल्स टू E नॉट इनटू 1 माइनस AX स्क्वायर। कुछ ऐसा वेरिएशन है फील्ड का पोजीशन x के साथ, और वो फिर हमसे ही पूछ रहे हैं कि वो पोजीशन बताओ जिसपे आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वापस से 0 हो जाए। तो आई एम जस्ट सेइंग कि लेट एट पोजीशन x पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, सपोज पोजीशन x पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है, सो विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम दैट वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही था, सो हमारा टोटल वर्क डन भी 0 होना चाहिए। वर्क डन को मैं लिख रहा हूँ, आपका फील्ड वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल है, तो मैंने पहले फोर्स लिखा Q इंटू ई, और बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें हमारा देगा वर्क डन, और इसकी वैल्यू हमें कितनी करनी है 0, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू x, सो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, क्यू ई था ई नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं हम, हमें मिलेगा 1 माइनस ax स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू x इक्वल्स टू 0, आप q इंटू ई नॉट को तो डिवाइड करके 0 वैसे भी गायब हो जाएगा, इंटीग्रेट आप करेंगे, सो आपको मिलेगा x माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3
इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक रूट तो x इक्वल्स टू 0 आएगा, बट x इक्वल्स टू 0 पे तो बॉडी पहले से ही रेस्ट पे था, ये हमें पता है, तो वो रूट तो एलिमिनेट हो गया और यहाँ से हमें मिलेगा 1 माइनस ax² / 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो आपको जो x का वैल्यू मिलेगा ना यहाँ से, दैट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/a, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये दो पोजीशंस आएंगी जिन पे जो आपका पार्टिकल है वो वापस से रेस्ट पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये बोला कि मेटालिक सरफेस पे उस पे हम इंसिडेंट करा रहे लाइट, और फिर उन्होंने जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और 1 जो वेवलेंथ है उसके बीच का ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और अब वो है ना इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लाइट का, बट फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रख रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फिर वो ग्राफ में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो इस ग्राफ के लिए मैं सबसे पहले इक्वेशन देखना है कि ग्राफ आया कहाँ से। तो हमें ये पता है कि E into Vs is h nu minus phi। यहाँ से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखेंगे, मैं इस फ्रीक्वेंसी को लिख रहा हूँ 1/c/λ, सो ये हमें मिलेगा hc/e टाइम्स ऑफ 1/λ माइनस phi। सो यहाँ पे अगर ग्राफ में हमारा Vs जो है ये तो आपका y हो गया, ये जो है सारे टर्म कांस्टेंट है तो इसको मैं स्लोप बोल रहा हूँ क्योंकि 1/λ हमारा x है और माइनस का phi हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका बना। अब वो बोल रहे हैं कि आपने इंटेंसिटी बढ़ाना स्टार्ट किया, बट फ्रीक्वेंसी आप क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, दैट मींस हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। अब ये किस चीज से होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आप बढ़ा रहे हैं। बट यहां पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस ग्राफ में कोई चेंज आएगा। तो ग्राफ में आप देखो वेरिएबल्स को अगर आप देख रहे हैं, सो h, c, e और phi ये आपके इस नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से ये चीजें तो चेंज होने नहीं वाली, मतलब हमारा स्लोप भी कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट भी कांस्टेंट है, दैट मींस हमारा ये जो ग्राफ है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम सिंपली बोलेंगे एज फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। बाकी हमारे सारे वेरिएबल कांस्टेंट है, सो हम सिंपली ये बोलेंगे कि ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन ग्राफ। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि आपके पास एक पार्टिकल है, उसका मास m है, आपने इसको v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, और जब ये ऊपर जाता है ना तो इस पे एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, इसके अलावा जो रेजिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस या फिर और सारे फैक्टर्स की वजह से इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स और लग रहा है, और उसकी वैल्यू उन्होंने बोला है mk/v²। ऑब्वियसली वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो आपका जो रेजिस्टिव फोर्स है ना वो इस v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। m यहाँ पे मास है और k आपका कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। और फिर वो फाइनली हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, दैट मींस हमें फाइनल स्पीड 0 करनी है, और ये मैक्सिमम हाइट हमें ग्राउंड से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में नहीं लेंगे बिकॉज हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स आ गया है, तो हमें डेफिनेटली इंटीग्रेशन ही करना है। अच्छा, पहले तो दोनों फोर्सेस की वजह से इस बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg + mkv² इक्वल्स टू m × a। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिल गया, g + k × v²। अब मैं इसको लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन को माइनस ऑफ v dv/ds। माइनस साइन इसलिए बिकॉज इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो दैट विल बी g + k × v²। यहाँ से आपको मिलेगा v × dv/g + k × v² इक्वल्स टू माइनस ऑफ ds। इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी v0 थी, और हमारा फाइनली h max डिस्प्लेसमेंट है, और हमारी फाइनल स्पीड कितनी होगी, 0। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि आप ये जो g + k v² है इसको एक वेरिएबल बोल सकते हो t, तो ये ऊपर का v × dv आपका dt में कन्वर्ट होकर 1/t, तो ln log में जाएगा। ओवरऑल आप लिमिट्स पुट करके फाइनल आंसर यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको जो मैक्सिमम हाइट मिलेगा दैट विल बी 1/2k ln ऑफ g + kv² होल डिवाइडेड बाय g, और यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मैक्सिमम हाइट रीच बाय दिस पार्टिकल। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने हमें लाइट का वेवलेंथ दे दिया, और उन्होंने जो स्लिट की विड्थ है वो भी हमें दे दिया, और जो आपकी मैक्सिमा है ना उसके मैक्सिमा को छोड़ के बाकी ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ उन्होंने मिनिमा हमसे पूछा है। तो देखो किन्हीं भी दो मिनिमा के बीच की हम बोलेंगे जो डिस्टेंस अगर आप बोलना चाहो तो वो लैम्डा होगा। तो मैंने बोला कि सपोज एक तरफ जो टोटल मिनिमा है वो n है, तो जो टोटल लेंथ रहेगी वो आप बोलेंगे n लैम्डा, और फिर हम उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बोलेंगे कि फॉर मिनिमा
आपका जो डी साइन थीटा है उसको आप कितना लिखेंगे, एन लैम्डा। यहाँ से आप जो साइन थीटा है उसको लिख सकते हो एन लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, और साइन थीटा की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। सो यहाँ से जो एन है उसकी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू आपका जो डी है उसकी वैल्यू उन्होंने दिया 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴। लैम्डा जो है उसकी वैल्यू उन्होंने दिया 6000 इंटू 10⁻⁻10। ओवरऑल यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। तो जो मैक्सिमम जो एन की वैल्यू हो सकती है वो 100 हो सकती है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें सबसे पहले क्या दिया कि मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ हमें जो है वो उन्होंने लैम्डा बोला। मैक्सिमम वेवलेंथ अगर लाइमन सीरीज के लिए चाहिए, सो लाइमन सीरीज हमारा n इक्वल्स टू 1 है और हम n इक्वल्स टू 2 से ट्रांजिशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा हमें गिवन है इज r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4। सो दिस विल बी 3/4। और यहाँ से मैं बस ये लिख रहा हूँ 1 अपॉन लैम्डा इज 3/4 टाइम्स ऑफ r। मैं इस इक्वेशन को हमारा फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा। अब वो हमसे बोल रहे हैं कि फॉर He प्लस हमें बार्मर सीरीज जो है, बार्मर सीरीज के लिए हमें मिनिमम वेवलेंथ चाहिए। मिनिमम वेवलेंथ के लिए अब हमें पता है कि हमारा ट्रांजिशन, पहली बात बार्मर सीरीज है तो n इक्वल्स टू 2 और हम ट्रांजिशन कराएंगे इन्फिनिटी से। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन लैम्डा फॉर He प्लस, मिनिमम ही है, विल बी r। अच्छा, फॉर He प्लस हमें यहाँ पे z की वैल्यू रखना पड़ेगा और फिर हम 1/4 इन्फिनिटी से इसमें ट्रांजिशन कर रहे हैं, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा He प्लस इज इक्वल टू r। इसको मैं 2 बोल रहा। यहाँ पे देखो r की वैल्यू आप यहाँ से कितनी पुट कर सकते हो, 4/3 लैम्डा। सो 4/3 लैम्डा, और यहाँ से मैं सिंपली बोल रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2 जो लैम्डा ऑफ He प्लस मिलेगा दैट विल बी 3/4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वेरिएशन उन्होंने दिया E0 I प्लस J इंटू साइन ऑफ K इंटू Z माइनस ओमेगा T। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से मैं ये बोलूंगा कि हमारी जो वेव है वो ट्रैवल कर रहा है आपका Z डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव Z डायरेक्शन में। तो हमारी जो वेव की जो स्पीड है ना c, इसका डायरेक्शन मैं बोल रहा हूँ K कैप होगा। अब हमें फील्ड का एक्सप्रेशन उन्होंने पूछा है, तो हमें ये चेक करना होगा बस सारे ऑप्शन में कि जो E क्रॉस B है वो ओवरऑल पैरेलल आ जाए आपके C के। दैट मीन्स आप फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो C हमें पता है कि कौन सी तरफ है, K कैप की तरफ है, तो E क्रॉस B भी हमें K कैप की तरफ मिलना चाहिए। और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन था जिसमें जो आंसर उन्होंने दिया था दैट B इज B0 इंटू माइनस ऑफ I प्लस J इंटू दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर KZ माइनस ओमेगा T। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना तो देखो फील्ड में आपके पास I प्लस J है डायरेक्शन, यहाँ पे I माइनस J। आप इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सो वी विल गेट 2 K कैप। अगर आप यहाँ पे E क्रॉस B की डायरेक्शन अगर देखेंगे ना, इसकी डायरेक्शन अगर आप देखना चाहें तो वो हमें मिलेगा 2 K कैप, मतलब K कैप। दैट मीन्स जो ये E क्रॉस B है ये हमारा जो C है उसके पैरेलल आ रहा है। सो ओवरऑल ये इक्वेशन जो है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और यही हमारा आंसर होगा। बाकी कोई भी इक्वेशन में आप अगर E क्रॉस B करेंगे तो वो C के पैरेलल नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक इंडक्टर दिया हुआ है और वो एक रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और हमारे पास एक बैटरी है, EMF इसका E है, और ये हमारा स्विच था। स्विच स्टार्टिंग में ओपन था और t इक्वल्स टू 0 पे हमने ओवरऑल स्विच को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा एक RL सर्किट है। इसमें मैं किसी बोल रहा कि किसी भी टाइम अगर करंट आपको लिखना हो तो उसका एक्सप्रेशन हमें पता है, I इज I0 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ, जहाँ पे आपका जो टाउ होता है इसका वैल्यू होता है L अपॉन R। यहाँ पे I0 होता है वो आपका पीक वैल्यू होता है, I0 आपका मैक्स वैल्यू ऑफ करंट है, और यहाँ पे वो हमें स्टडी स्टेट में मिलेगा, इन्फिनिटी पे हमें हमारा करंट मैक्सिमम मिलेगा। अब उन्होंने हमें ये बोला कि हमें वो टाइम बताना है जब इंडक्टर में जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है ना, उस स्टोर्ड एनर्जी का आपको 1/n टाइम्स ऑफ एनर्जी किस टाइम में स्टोर होगा। तो देखो हमें पता है कि एनर्जी स्टोर आप क्या लिखते हो, ½ L I²। दैट मीन्स अगर मेरे को U मैक्स
लिखना होगा तो मैं लिखूंगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और मैंने बोला कि हमें किसी भी टाइम टी पे एट टाइम टी हमें वो टाइम ही फाइंड करना है। हमारी जो एनर्जी है ना, इसको मैं यू नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, यू मैक्स बेसिकली, तो हमारी जो है उसका 1/n टाइम्स ऑफ यू मैक्स है। तो मैं अगर इस टाइम पे बोला कि सपोज करंट सर्किट में आई है, तो आप एनर्जी लिखेंगे हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। और अब मैं इस रिलेशन का अगर यूज करूं कि हमारी एनर्जी जो है मैक्स का 1/n है, दैट मीन्स आपका ये जो हाफ एल आई स्क्वायर है, ये दिस इज 1/n टाइम्स ऑफ हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो हमें पहले करंट में देखो यहाँ से रिलेशन मिलेगा कि जो आई है इज 1/√n टाइम्स ऑफ आई नॉट। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। सो अब मेरे को अगर यहाँ से आई की वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूँ आई नॉट अपॉन √n इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस, मैं टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर यहाँ पे रख रहा हूँ, सो विल हैव आर इंटू टी डिवाइडेड बाई एल। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/√n इज 1 माइनस ई की पावर माइनस आर इंटू टी अपॉन एल। यहाँ से अगर आप टाइम को कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी एल अपॉन आर ln ऑफ √n अपॉन √n प्लस 1। और ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोला 4 है, और ये तब है जब जो टेम्परेचर है आपका वो 6 केल्विन है और जो फील्ड है उसकी वैल्यू 0.4 यूनिट्स है, जो भी इसका स्टैंडर्ड यूनिट है 0.4 टेस्ला ही होगा मोस्टली। और फिर वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताओ जब हमने टेम्परेचर जो है वो 24 केल्विन कर दिया और जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो 0.4 से आपने कर दिया 0.3। तो अब हमें क्यूरियस लॉ से एक रिलेशन हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप लिख सकते हो C इंटू बी होल डिवाइडेड बाई टी, टेम्परेचर के साथ डिक्रीमेंट आता है। इस रिलेशन का मैं यूज कर रहा। सो आई राइट m1 इक्वल्स टू C से C, देखो मैं रेशियो लूंगा, सो आई राइट दिस m इक्वल्स टू C इंटू 6। इस रिलेशन से आप बस ये चीज रख लो कि m इज प्रोपोर्शनल टू b अपॉन t, इसी का मैं यूज कर रहा हूँ। सो m इज योर b इज 6, b is 0.4 basically, and your t is 6 divided by the इस सेकेंड टाइम पे हमारा सपोज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m है, और यहाँ पे हम लिखेंगे फील्ड इज 0.3, दिस इज 24, सो दिस विल बी 4 पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ से रिमूव करें, सो वी विल हैव 4 अपॉन m इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से m है वो आपको मिलेगा 3/4, दैट मीन्स 0.75। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। डायरेक्टली इसी रिलेशन पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था। ओके, सो यहाँ पे अब जो अगला क्वेश्चन है ये मैथ्स कॉलम है और उसमें उन्होंने हमें डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वर्क डन, इंटरनल एनर्जी में चेंज और वर्क डन पे कमेंट पूछा है हीट सप्लाई पे। सो देखो एडियाबैटिक सबसे पहला था हमारा फर्स्ट वाला, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक चीज हम श्योर है कि हमारा जो हीट सप्लाइड होगा, हीट एक्सचेंज होगा, वो 0 रहेगा। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट वाला है इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा वो C रहेगा आपका। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाली प्रोसेस है वो आपकी आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा कंफर्म 0 रहेगा। तो फिर हम इसके लिए बोल सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो A रहेगा। लास्ट जो थर्ड वाला है वो आपका आइसोबैरिक है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में कोई भी इन तीनों में से कोई एक हमेशा 0 रहे ऐसा नेसेसरी नहीं है, सारी वैल्यूज नॉन 0 हो सकती हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स इसका जो आंसर रहेगा आपका वो जो ऑप्शन डी है आपका वो रहेगा। और जो लास्ट में जो प्रोसेस आपसे पूछा गया दैट इज आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एक चीज कंफर्म हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाय गैस होगा वो कितना आएगा 0, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा बी। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हो गए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने ये बोला कि एक सैटेलाइट है वो एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और उस ऑर्बिट की रेडियस उन्होंने 8 बोल दिया। तो ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ना, ऑर्बिट वेलोसिटी, वो हमें पता है वो होता है √g m/r, वो हम कैलकुलेट करते हैं वही ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r वहां से। और जो एस्केप वेलोसिटी हमें पता है किसी भी ऑर्बिट जिसकी रेडियस r होता है, एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें मिलता है √g m/r। तो यहाँ पे
वो हमसे रेशियो ही पूछ रहे हैं, ऑर्बिट वेलोसिटी अपॉन एस्केप वेलोसिटी. सो विल डू दिस अपॉन दिस, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r अपॉन अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r. और यहाँ से हमें जो हमारा आंसर मिलेगा दैट इज 1 अपॉन रूट 2, और यही आपका फाइनल आंसर है. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें ये बोला कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका I है, फोर्स उन्होंने F बोला हुआ है, वेलोसिटी आपकी V है, एनर्जी आपका E है और L आपका लेंथ है. और हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है I इंटू एफ इंटू वी स्क्वायर अपॉन E इंटू एल की पावर 4. तो मैं सबके डायमेंशन लिखते हुए चलता हूँ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू एल स्क्वायर, सो m1 l की पावर 2, फोर्स इज m1 l1 t minus 2, v is l इंटू टी की पावर माइनस 1, l1 t की पावर माइनस 1, और उसका आपने किया स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ l2 और t माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एनर्जी इज m1 l2 t माइनस 2 इंटू l की पावर 4. अब यहाँ पे देखो m1 है, ये m1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमें मिला m की पावर 1, l यहाँ पे 2 1 3 and 5, this is 6, so l की पावर माइनस 1, this is t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 4, t की पावर माइनस 2, so this is t की पावर माइनस 2. अब ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपका होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अल्टीमेटली आप एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको यही डायमेंशन मिलेगा. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, v वर्सेस t ग्राफ उन्होंने हमें दिया. ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया सिंपल सा, और यहाँ पे ये वैल्यू 5 सेकंड है, और ये जो है ये आपका 8 मीटर्स पर सेकंड उन्होंने दे दिया. अब हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल करना इज वेरी इजी. विल राइट डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ. ये चीज हमें पता है. कभी भी आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ हो तो ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस देगा. सो इस ट्रायंगल का हमें सिंपली ये वाला एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना. सो विल राइट हाफ इनटू बेस इज 5 इनटू हाइट इज 8 एंड दैट विल गिव अस 20 मीटर्स. सो यही आपका फाइनल आंसर है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज 20 मीटर्स. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो मेथड होता है, इसमें उन्होंने आपको ये बोल दिया कि जो डिस्टेंस है आपकी स्क्रीन की और आपके ऑब्जेक्ट की, बेसिकली जो कैपिटल डी है हमारा, वो उन्होंने आपको दे दिया 100 सेंटीमीटर, और आपकी इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पे. अब आप अपनी जो लेंस है इसको जब नई वाली पोजीशन पे लेके जाते हो तो उन्होंने बोला 40 सेंटीमीटर जब आप मूव कर देते हो, तो मतलब दो पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर दे दिया, तो इमेज वापस से आपकी स्क्रीन पे फॉर्म होता है. तो हमें फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन, हमें फॉर्मूला डायरेक्टली हमें पता है. फोकल लेंथ का फॉर्मूला इज डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d. तो मैं बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. दैट्स 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100. सो मैं इसको लिख रहा हूँ 140 इंटू 60, बेसिकली 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर को 100 प्लस 40, 100 माइनस 40 अपॉन 4 इंटू 100. सो ओवरऑल ये फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे. दैट्स 7, दैट्स 3. यहाँ से जो फोकल लेंथ है वो आपको मिलेगा 21 सेंटीमीटर. और यहाँ से अगर आप पावर कैलकुलेट करना चाहें दिस विल बी 100 अपॉन f. सो पावर आपको यहाँ से मिलेगा 100 अपॉन 21, और इस पावर की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ये 100 अपॉन n के बराबर है. तो यहाँ से आप n की जो वैल्यू है वो कितनी बता सकते हो, 21, और यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. ओके, सो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें टिन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा और हमें कुछ डेटा उन्होंने दे दिया है. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल रहा कि मेरे को अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखना हो हमारे टिन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 50 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे पास 70 हो गया, 120 माइनस 50. अब मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टिन. तो ये मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ. 50 हमारे पास प्रोटॉन्स है, सो 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन उन्होंने दे दिया 1.007 U. फिर 70 हमारे पास न्यूट्रॉन्स है 1.008 U. इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूं एटॉमिक मास जो हमें दिया गया टिन का, वो उन्होंने हमें दे दिया है 120.500 U इंटू C स्क्वायर. ओवरऑल इस वैल्यू को हमें ओवरऑल हमें सिंप्लीफाई करना होगा. तो ये हमें मिलेगा 0.41
ये हमें मिलेगा U के अंदर, और फिर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने हमें वैल्यू भी दे दी कि 1 U इज हाउ मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें 931 से और ये हमें हमारा देगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आप अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको मिलेगा 381.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। अब अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड आउट करना हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो सिंपली मैं हमारी ये जो बाइंडिंग एनर्जी है 381.7, इसको मैं डिवाइड करूँ नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, जो कि कितने हैं 120, 70 न्यूट्रॉन्स और 50 प्रोटॉन्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर 3.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का।